हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत राजपूत और आप देख रहे हैं स्टडी कॉम्पिटिटर्स। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत अच्छे से समझा। तो आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमने कल जो स्टार्ट किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो हमने क्या किया, ये एक बॉडी थी, इस पर लोड लगा हुआ था। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, थ्रेड बना लेता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए है। तो हमारा स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस बराबर हमारा था रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारा हो जाता है P बाई ए। और हमारा स्ट्रेन था, स्ट्रेन बराबर डेल एल बाई एल। ये हमने क्या लिया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो नॉर्मली हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को ही बोल देते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। अगर कहीं पे नॉर्मल लिखा हुआ है स्ट्रेन तो उसका मतलब हो जाएगा डेल एल अपॉन एल, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो का प्रीव्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हम सोम के पर्सपेक्टिव हमारे जो टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं जो कि हम सोम में यूज करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक टॉपिक ले लेते हैं पहले, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल, वैसे तो मटेरियल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम में डिस्कस करेंगे वो मोस्टली जो मटेरियल है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्टली दैट इज ductile material and second one is brittle material. ये हमारे दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। अब इन डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को किस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये मटेरियल ब्रिटल होगा, ये मटेरियल डक्टाइल होगा। तो अब एक टर्म्स आती है परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100। मान लेते हैं कि एक स्पेसिमेन है, इस पे एक टेंसाइल लोड लगा हुआ है। टेंसाइल लोड लगा हुआ है, इसके कारण जो मान लेते हैं कि जो इंक्रीज है लेंथ में, ये मान लें ये इनिशियल लेंथ थी और लोड लगाने के बाद इसकी लेंथ फाइनल लेंथ LF हो जाती है। ठीक है, ये हमारी LF फाइनल लेंथ हो जाती है। तो परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100, दैट इज परसेंटेज इलोंगेशन। अब इस बेस पे कोई भी मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटल है इसका पता करते हैं। तो अब इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज क्या होती है। अगर परसेंटेज इलोंगेशन मोर देन है 5% तो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल होगा। अगर परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन है 5% तो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल होगा। अब जो इलोंगेशन है ब्रिटल मटेरियल के केस में वो लेस देन है 5%, तो इनकी मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं कि डक्टाइल मटेरियल गिव्स वार्निंग बिफोर फेलियर। ये इसकी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये वार्निंग देगा फेलियर से पहले, और ये डू नॉट एनी
वार्निंग बिफोर फेलियर। तो ये एक बार समझ लें और इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं डक्टाइल मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम यूज करेंगे वो माइल्ड स्टील। तो ब्रिटल मटेरियल्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कास्ट आयरन, जो कि हम यहाँ मोस्टली यूज करने वाले हैं, ग्लास, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल हुआ। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम क्या है? ये एक रिजल्ट है। हमने क्या किया, एक सिंपल टेंशन टेस्ट किया, लैब में गए और सिंपल टेंशन टेस्ट किया, उसके थ्रू ये रिजल्ट आता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब ये हम लेंगे बेसिकली फॉर डक्टाइल मटेरियल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डक्टाइल मटेरियल के केस में। डक्टाइल मटेरियल के केस में डिस्कस करेंगे, और मेनली डक्टाइल मटेरियल में कौन सा यूज करते हैं? माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट स्पेसिमेन लिया, माइल्ड स्टील का टेस्ट स्पेसिमेन। ये हमने एक माइल्ड स्टील का टेस्ट स्पेसिमेन लिया। इसकी मान लेते हैं लेंथ जो है वो LG गेज लेंथ, जिसे हम गेज लेंथ बोलते हैं, सिंपली से एल लिख देते हैं। तो पहले हम स्पेसिमेन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेस जो भी इसका हमने टेस्ट लिया, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? सिंपल टेंशन टेस्ट। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील की बात चल रही है। इसमें क्या करते हैं, ये जो है हमारा वो सिंपल टेंशन टेस्ट का रिजल्ट है। रिजल्ट फॉर्म में एक डायग्राम बनाया गया था कि एनालिसिस की गई माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन पर सिंपल टेंशन टेस्ट में, कि जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्ट किया गया। तो हमारा एक डायग्राम प्लॉट हुआ जिसे बोला गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये स्पेसिमेन, इस टाइप के स्पेसिमेन को हम बोलते हैं डॉग बोन स्पेसिमेन। ये इस टाइप का क्यों लिया गया? क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, वहां पर उसमें लोड अप्लाई करने के लिए ये इस टाइप का स्पेसिमेन लिया गया। तो ये हमारा बेसिक था जो हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम माइल्ड स्टील का कंसीडर करेंगे। इसके लिए ये क्या होता है, ये एक रिजल्ट है किसका? सिंपल टेंशन टेस्ट का, जो कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम कहाँ पर करते हैं? वर्कशॉप में करते हैं। इसके लिए स्पेसिमेन हम लेते हैं डॉग बोन स्पेसिमेन। ये डॉग बोन स्पेसिमेन इस टाइप शेप का इस वजह से लेते हैं ताकि ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इस पर अच्छे से लोड अप्लाई किया जा सके। तो हम डायग्राम खींचेंगे, बिल्कुल सही से अब डायग्राम बनाएंगे। हमने क्या किया, जो स्पेसिमेन था उसका गेज लेंथ वाला सैंपल ले लिया, टेंशन फोर्स लग गया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा एक टेस्ट स्पेसिमेन हो गया जिसका गेज लेंथ हमने ले ली, और ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो उनके साइड है उसके थ्रू एक लोड लग जाता है। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा लोड जीरो था तो स्ट्रेन भी जीरो था, दैट इज स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेन। जब
लोड जीरो था तो स्ट्रेन भी जीरो, स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। हमने धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाना स्टार्ट किया तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक स्ट्रेस जिस प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ता है। इस लिमिट के बाद क्या होगा, जैसे ही हम स्ट्रेस बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रेन ज्यादा अमाउंट में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग ये देख पा रहे होंगे। इसे पॉइंट को हम दे देते हैं नाम ए, पॉइंट ए। अब एक लिमिट यहां पर होगी पॉइंट बी। अब पॉइंट ए तक जैसे जैसे पॉइंट ए तक स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ेगा, तो इस पॉइंट को बोल देते हैं नाम प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अगर पॉइंट बी को इलास्टिक पॉइंट क्यों कहा जाता है, हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें रिजल्ट आया कि जैसे ही हम ओ से बी तक स्ट्रेस बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाते हैं, तो उसके कारण जो स्ट्रेन आता है, अब जैसे ही लोड लगाते हैं, इफ वी अप्लाई लोड अप टू पॉइंट बी, द स्ट्रेन comes and after the removal of load body regains its original dimension। क्या हुआ कि इस पॉइंट तक हमारी जो बॉडी है वो इलास्टिकली बिहेव करती है पॉइंट बी तक। ये चीजें हमारी एक्सपेरिमेंटली फाउंड करी गई कि if we apply load, if we apply load then deformation comes, and if we unload the body up to point B, the body regain its original dimension elastically, so that the point B is called elastic point। Elastic point is nothing, that is the point up to which if the load is removed the body regain its original dimension, that's all। अब उसके बाद ये हमारा एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो इस टाइप का हमारा फिगर प्लॉट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली ये जो हमारा सिंपल टेस्ट था, सिंपल टेंशन टेस्ट, उसका जो ग्राफिकली रिजल्ट आता है उस तरीके से प्लॉट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमने डिस्कस किया O2A तक। O2A तक क्या हुआ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसे बोलते हैं आप साइन। तो यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E अपसाइन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमने डिस्कस किया O2A तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो O2A तक अगर हम जैसे ही स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे ही स्ट्रेन बढ़ेगा, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज द बेसिकली स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे O2B तक। O2B तक की अगर हम बात करें तो B पॉइंट्स तक अगर हम लोड लगाते हैं, उसके बाद लोड हटाने पर, आफ्टर अनलोडिंग द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, सो दैट द पॉइंट B is called elastic point, that is point C, D, E, F, G। अगर हम बात करें पॉइंट C की, दैट इज कॉल्ड अपर यील्डिंग पॉइंट, अपर yielding points that correspond to the load required to just start the yielding, that is the point C
that is the upper yielding point, that is correspond to the load that is required to just start the yielding. After that, if we lower down the load, point D, that is called lower yielding point. That point corresponds to the load which is required to maintain the yielding of body. अब yielding की अगर हम बात करें तो yielding क्या होती है? yielding क्या होती है कि इस पॉइंट्स के बाद अगर हम लोड लगाना बंद भी कर दें तो भी कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन स्टार्ट रहता है किसके कारण? ड्यू टू प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इस रीजन में D2E के बाद अगर हम करें तो यहाँ पर क्या है? लोअर एंडिंग पॉइंट मेंटेन है, यानी कि इस D2E रीजन में अगर हम कोई स्ट्रेस ना भी बढ़ाएं तो भी क्या हो रहा है? स्ट्रेन बढ़ रहा है. दैट इज ड्यू टू प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ particles. And after point E we observe that strain hardening. If we increases the load, then strain, that is strain hardening region. अब इस रीजन में क्या होगा? E पॉइंट के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब E पॉइंट तक हमारा स्ट्रेन पहुंच गया तो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जो हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बॉडी के पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उस वहां से हमारा जो स्ट्रेन है वहां से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा. तो वो एक हाईली रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जिसके कारण स्ट्रेन हमारा हार्ड मतलब कठिनाई से ही प्रोड्यूस हो पाता है. तो दैट इज पॉइंट F. E टू F तक हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होगा. F हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट. अब पॉइंट G पर अगर हम यहाँ क्या होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब है कि इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर आप स्ट्रेस ना भी लगाओ तो भी ये कंटिन्यूसली स्ट्रेन आएगा ही आएगा. तो पॉइंट G पर आकर क्या होगा? रप्चर, और इसे बोल देंगे हम फ्रैक्चर पॉइंट. रप्चर और फ्रैक्चर. पॉइंट G पर आने के बाद क्या होगा कि अगर जो हमारा स्पेसिमेन है, हमने ये सब सारी चीजें किसमें की? सिंपल टेंशन टेस्ट में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, वर्कशॉप में की. उसका सारा रिजल्ट ये आया. O2A तक जैसे ही हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन करस्पॉन्डिंगली बढ़ेगा. तो O2A तक जो है स्ट्रेस जाएगी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. प्रोपोर्शनल लिमिट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट. एंड पॉइंट A इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट. अप टू पॉइंट B, if we unload the body, that the body regain its original dimension, that is point C. Point C is the yielding point that is corresponding to the load required to just start the yielding. And D point is the lower yielding point, that corresponds to the load which is required to maintain the yielding. And D2E अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम स्ट्रेस ना भी बढ़ाएं तो भी कंटिन्यूसली एक स्ट्रेन आता रहेगा जो कि हमारा प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होगा. एंड दैट इज द स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. यहाँ पर स्ट्रेन आना बहुत हार्ड हो जाएगा, कठिनाई से आएगा क्योंकि जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होगा. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होगा तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं बॉडी के या स्पेसिमेन के, वो एक इंक्रीज रेसिस्टेंस बोले तो रेसिस्टिव फोर्स जो उनके द्वारा अप्लाई करा जा रहा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. तो स्ट्रेन जो होगा हमारा वो हमारा कठिनाई से आ पाएगा. यहाँ पर आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा. स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन मीन्स यहाँ पर स्ट्रेन जो होगा, इस स्ट्रेन को लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क करना होगा. एंड E is the ultimate stress point. After that point, if we don't apply any load, the strain continues. And the point occurs at which fractures occurs. Specimen got fractured. और इस
अगर हम बात करें माइल्ड स्टील के केस में, डक्टाइल मटेरियल के केस में, जो हमारा स्पेसिमेन है उसका साइज क्या होगा, रेड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप मेरे को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम इसे वाइप कर रहे हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम रिवीजन टाइप के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। That is stress, that is strain, that is point A, that is point B, that is point C. That is point D, that is point E, that is point F, that is point G. तो अभी हमने देखा कि after point F, that is called ultimate stress point. F पॉइंट के बाद क्या होगा कि अगर हम लोड ना भी लगाएं तो भी एक स्ट्रेन कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद हमारा जो डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जी पॉइंट पर आने के बाद हमारा जो स्पेसिमेन है और मटेरियल है वो फेल हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टर पॉइंट F, आफ्टर ultimate stress point the diameter of specimen starts decreasing, so that after reaching point G fracture will occurs. यहाँ पर क्या होगा, G पॉइंट पर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसमें जो स्पेसिमेन है वो किस तरीके से फेल होता है, ये मान लेते हैं एक स्पेसिमेन है हमारा, ये हमारा स्पेसिमेन है वो इस तरीके से शेप में आ जाता है, वो इस टाइप की शेप में आ जाएगा। इस शेप को बोलेंगे हम कप एंड, इस फेलियर को हम बोल देते हैं कप एंड कोन फेलियर। एंड द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द डायमीटर आफ्टर रीचिंग द पॉइंट F, that is called necking. Necking. The process of decreasing the diameter, I am repeating, the process of decreasing the diameter after reaching the point F, that is called necking, and the failure is called cup and cone failure. Cup and cone failure, and it occurs at 45 degree to the longitudinal axis. To the longitudinal axis. तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। The process of decreasing the diameter after point F, that is called necking, and the failure is called cup and cone failure. It occurs at an angle 45 degree to the longitudinal axis of the specimen. Longitudinal axis पे क्या था, हमारा लोड अप्लाइड था, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। तो इसे हम बोल सकते हैं कि फेलियर विल अकर्स एट एन एंगल 45 डिग्री टू द लोड, टू द लोड और अप्लाइड लोड। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम था, जो कि हमने अच्छे से समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट्स करें। कोई गलती हो जाए तो वीडियो में कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।